आज देखिए, आप भी जिस तरह खुश है उस तरह हम लोग भी काफी प्रसन्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मैथ का एग्जाम काफी शानदार बीता है। और जो मैं डेली आपको बताता था क्लास में कि जो भी छात्र इस चैनल के सभी वीडियोस देखकर जाएंगे उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, तो सोचिए सभी प्रश्न हम लोग के क्लासेस से आया था। सिर्फ पैटर्न चेंज था। अंक में क्या होता है कि जैसे दो हम लोग पढ़े थे, लेकर सॉल्व किए थे 2x² तो वहां पे 4x² था, जो मैं पहले से बताता था। तो अगर ध्यानपूर्वक आप जो भी छात्र क्लास करके गए हैं उनसे लगातार मैसेज प्राप्त हो रहा है कि उन सभी का 90+ किन्हीं का 95, किन्हीं का 100 में 100 बिल्कुल सही है। तो इसी तरह अब चलिए उससे आप ठीक है, एक खुशी है उसको भी हम लोग को सेलिब्रेट करना है, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम के बाद। अभी और सब विषय शेष है। आप जानते हैं कल आपका साइंस का एग्जाम है, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में, अगर फिर का आपको मैथ के एग्जाम की तरह धमाल मचा कर आना है तो अभी का क्लास अंत तक देखिएगा। चलिए कोई इधर उधर की बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में काफी कम समय, सीधे प्रश्न पत्र पे पहुंचते हैं। कुछ इसी तरह आपको प्रश्न मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के लिए हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 2-3 सेट लेकर 80 तक के प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे। अगर आप अंत तक इतना देख कर आते हैं तो 40 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो 40 प्रश्न हम लोग के क्लास से ही आ जाएगा। तो सीधे यहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं ऑब्जेक्टिव पे। चलिए यहां पे एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं। पूरे प्रश्न को आपको सॉल्व करके जाना है। एक बात और समझिएगा, आप जानते हैं आपका परीक्षा कल है, तो दो ही ऑप्शन है कि या तो इसका सही आंसर दीजिएगा, और नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर बताऊंगा। याद कीजिएगा, काफी प्रश्नों की चर्चा करना है तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। पहला प्रश्न पढ़िए, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न कह रहा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, आप जानते हैं एग्जाम में ऐसे ही आएगा प्रश्न। तो प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होगा सर, तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए पे है, कोई समय नहीं लेना है, सीधे सीधे तूफानी लाल की तरह तूफान मचाते हुए ऑप्शन ए कमेंट कीजिए। जैसे मैथ में आप लोग तूफान मचाकर आए हैं वैसे ही यहाँ पे अंत तक देखिए 40 प्रश्न हम लोग के क्लास से आ जाएगा। सुबह में भी एक क्लास होगा, अभी तो ये शाम का क्लास हो रहा है, सुबह में भी आप तैयार रहिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है? आपको बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या। कहिएगा सर याद कर चुके हैं, 2। काफी शानदार, हम लोग के क्लासेस से सभी प्रश्न आ रहा है, मैथ में भी उसी तरह साइंस में भी आएगा। अंत तक बने रहिए। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। बहुआ टाइप प्रश्न है सर, खुद बिहार बोर्ड सेट किया है। जल्दी से बताइएगा, ऐसा ही प्रश्न इस साल मिलने जा रहा है कल के पेपर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। कह रहा है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वह पदार्थ कौन सा है सर? तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। काफी शानदार, वह पदार्थ है कुचालक। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में तूफान मचाए हुए हैं, ऐसे ही तूफान मचाए रहिए अंत तक। आपको जाकर एग्जाम में कल भी मैथ की तरह एग्जाम इसमें 80 में 80 लेकर आना है आपको। उससे एक भी नंबर से कंप्रोमाइज नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव तो 40 में 40 यहीं से आएगा, इसको आपको सही करके आ जाना है। कह रहा है श्वेत प्रकाश के कितने वर्ण होते हैं? बहुआ टाइप सभी प्रश्न हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी हम लोग चलेंगे, 2-3 सेट लेकर हम लोग को चर्चा करना है, अंत तक बने रहिएगा। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं सर? काफी विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी ऑप्शन सी, 7 वर्णों का मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश, बैनी या पीनाला। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहा है घटपर्णी एक उदाहरण है, इसमें से 4 ऑप्शन है, घटपर्णी किसका उदाहरण है? जल्दी से बताइएगा। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर एक कीटभक्षी पादप है, काफी शानदार, आप समझिए तूफानी लाल बन चुके हैं इस चैनल के। आप कल भी तूफान मैथ की तरह मचा कर आएंगे 80 में 80 लेकर। 6ठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी और फेफड़े दोनों से सांस ले सकता है? जल्दी से आंसर दीजिए, और नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर जो बता रहा हूं रट कर जाइएगा, एग्जाम में इसी में से प्रश्न आएगा। कौन जंतु चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है सर? तो काफी आसान, मेढक। बिल्कुल सही, याद रखेंगे ऑप्शन डी सही आंसर आपको कर देना है 6ठे नंबर प्रश्न का। यहां पे देखिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है। लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक क्या होता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पीछे मैं काफी क्लास में आपको बताया था हीमोग्लोबिन होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर है। देखिए आप लोग का मैथ का पेपर जब समाप्त हुआ फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, काफी बच्चे इसी पे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि बिल्कुल हम लोग के क्लासेस से प्रश्न था। मैंने भी पेपर देखा, बस अंक चेंज था। आपको 85 बनाना था, ऑब्जेक्टिव तो 50 जो कल शाम में हम लोग क्लास किए थे उसी पैटर्न पे पूछ दिया था। फॉर्मूला मैं बताया था, अगर आप याद करके गए होंगे तो आप धमाल मचा कर आएंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए अभी का क्लास हो रहा है, इसको देखिए सुबह में क्लास आएगा, इतना देख कर जाइएगा, कोई प्रश्न बाहर नहीं आने जा रहा है। कह रहा है नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन किसमें पाया जाता है सर?
तो ब्रिक में, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सर सही आंसर कर देंगे। नेफ्रॉन ब्रिक में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। इसमें क्या सोचना है, ऑप्शन सी कमेंट कीजिए। बहुत सारे प्रश्न को सीखना है, जल्दी जल्दी प्रश्न पे फोकस रहिएगा। अब अंतिम समय है, अंतिम आप पढ़ाई कर रहे हैं। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। इसे सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट करेंगे। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा मैं देख रहा हूं, सभी विद्यार्थियों को आंसर देने के लिए इंतजार हो रहा है कि सभी लोग एक साथ आंसर कमेंट कीजिए। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर H2SO4, ऑप्शन बी, काफी शानदार, आप तूफानी लाल बन चुके हैं, आप तूफान मचाएंगे साइंस में। सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बहुआ टाइप प्रश्न है, जल्दी से बताइए, ये सभी प्रश्न में आपको समय नहीं लेना है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है सर। तो आप जानते हैं, अत्यंत का छोटा बउआ भी जानता है, आयरन का अयस्क है। काफी शानदार, एग्जाम में आएगा, ऑप्शन ए आपको कलर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, इसी रूप में एग्जाम में प्रश्न आएगा। कह रहा है CH3Cl का यूपाक नेम बताइए। CH3Cl का IUPAC नेम बनाना है तो क्लोरोमीथेन होता है, बिल्कुल सही। देखते देखते ऑप्शन डी, रटते चलिएगा, रटते चलिए, जिसका भी आंसर नहीं मालूम है रटते चलिए। 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। काफी वीवीआई प्रश्न है कल के एग्जाम के लिए। उसमें सिद्धांत कितना बार मैं आपको सिखाया हूं, ऑप्शन ए। अब आपको तूफान मचाते हुए आंसर कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न। काफी प्रश्न सीखेंगे, अंत तक बने रहिए, रट कर जाइएगा, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा। प्रश्न आपसे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। देखिए हम लोग डिटेल में नहीं चर्चा करें क्योंकि अंतिम समय इसमें उतना समझने का मौका नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, सही आंसर देना है, नहीं मालूम है तो याद करना है। ये दो ही ऑप्शन अब आपके पास है क्योंकि कल ही आपका परीक्षा है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक सर टेस्ला, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में काफी विद्यार्थी तूफान मचाए हुए हैं, ऑप्शन ए लिख रहे हैं। काफी शानदार, आपकी तैयारी पूर्ण हो चुका है। अब आप तूफान मचाने के लिए, एग्जाम में जाकर युद्ध जीतने के लिए तैयार हो चुके हैं। ईंधन का उदाहरण है, सोचिए, लॉजिकल प्रश्न है। ईंधन का उदाहरण, लकड़ी भी ईंधन है, CNG भी है, LPG भी है, तो इसीलिए तो ऑप्शन डी दिया गया था इनमें से सभी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। फ्यूल है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था, ऑल ऑफ दिस। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर जी। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अब देखिए क्या पूछा कि प्रतिबिंब की प्रकृति, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम में प्रश्न को समझना है, वहां पे कोई बेचैनी नहीं रहेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आप जानते हैं प्रतिबिंब दो की प्रकृति दो होती है, तभी तो दो प्रकार के हम लोग प्रतिबिंब पढ़ते हैं, बिल्कुल सही, वास्तविक और काल्पनिक, दो प्रकार के प्रतिबिंब सर, ऑप्शन सी। काफी शानदार, काफी बच्चे अभी 16 में 16 सही किए हैं। अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्न का सही सही जवाब देकर जाना है, तभी एग्जाम में आप 40+ सही करके आएंगे। उतना प्रश्न यहीं से टकरा जाएगा। काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे, अभी तो ये पहला सेट चल रहा है। कह रहा है कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है। तो कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति क्या कहलाता है सर। हम लोग सभी देखिए क्लासेस से प्रश्न में एक दिन नहीं अनेकों दिन से पीछे आपको पढ़ाते आ रहा हूं। तो 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी। जो भी छात्र रेगुलर क्लास करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, मैं देख रहा हूं जाइगोट कमेंट कर दिए हैं, ऑप्शन सी, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न तो हम लोग क्लास से ही है। कह रहा है मेंडल के द्विसंकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या है। देखिए क्या पूछ रहा है, यहां पे गौर कीजिएगा, लक्षण प्रारूपी अनुपात पूछा है। तो आप बुक भी अगर बायोलॉजी का पढ़े होंगे तो कहिएगा ऑप्शन ए पे दिया गया 9:3:3:1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है ओजोन क्या है, बउआ भी बता देगा। आप तो बड़े हो चुके हैं, आप 10th में पहुंच चुके हैं, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ओजोन क्या है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ओजोन इज अ गैस, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, ओजोन गैस है सर, ऑप्शन ए, ओजोन परत। हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में कौन घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आपको बताना इसमें से कौन कंपोनेंट्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक है सर। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन पढ़िए, बिल्कुल आप सही आंसर दे पाएंगे। तो जो भी छात्र कह रहे हैं सर विटामिन भी जरूरी है, खनिज भी जरूरी है, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट
रेफरेंस भी जरूरी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। इसीलिए तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया गया था, काफी शानदार, याद रखेंगे 20 का ऑप्शन डी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सी कारक है। देखिए क्या पूछ रहा है, कौन ऑक्सी कारक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्सी कारक इसमें से कौन है, 4 ऑप्शन है, देखते हैं कितने विद्यार्थी बिना कंफ्यूजन का जवाब दे पाते हैं। जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर 21 का ऑप्शन भी टिक कीजिए, बिल्कुल सही, O2 क्या है, ऑक्सी कारक है। चलिए एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है अष्टक का नियम किनके द्वारा दिया गया। देखते हैं कितने विद्यार्थी तूफान मचाते हुए इसका आंसर कमेंट करते हैं कि अष्टक का नियम किनके द्वारा दिया गया। सर इसी लेवल का प्रश्न इस साल भी सेट हुआ है। आज का पूरा क्लास आप देख लेते हैं अंत तक बन के, तो 40 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना इसी से आ जाएगा। सुबह में एक क्लास होगा, 40 40 80 आप सही करके जाएंगे। अष्टक का नियम किनके द्वारा दिया गया सर, तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत आप पढ़ते हैं तो ऑप्शन डी इसमें क्या सोचना है, आंसर कमेंट कर देना है। ये 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता को कम किया जाता है। ये प्रश्न तो कई बार रिपीट किया है, इस साल भी हो सकता है फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट के पेपर में मिल जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता कम करने के लिए किया जाता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखते देखते आपको ऑप्शन ए कमेंट करना है, वॉशिंग सोडा, बिल्कुल सही, धोने का सोडा। धोने का सोडा को किस रूप में प्रयोग करते हैं, जल के अस्थायी कठोरता को कम करने में। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। चारों ऑप्शन में से सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ, बहुआ टाइप प्रश्न हो चुका है, पिछले मॉडल पेपर में मैं इसका आंसर आपको बताया था, हीरा। थोड़ा हम लोग जल्दी चल रहे हैं, आपको भी इसमें क्या है, क्योंकि मैथ है, मैथ में देखिए कल कितना डिटेल में हम लोग पढ़े थे। ये तो आपको याद होगा तो इसका आंसर दीजिए, नहीं याद होगा तो सही आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन सी हीरा हो जाएगा। और जल्दी जल्दी चलिएगा तो आप ही को बेनिफिट है कि हम लोग मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा कर पाएंगे। अब 25 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एक प्रतिरोध है यहाँ पे, और यहाँ पे बी। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस क्रम में जोड़ा गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम नहीं है, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यही होता है। अब देखिए 1/r उसी तरह रह जाएगा, 1/r1 तो एक है 2, दूसरा भी है 2, इसको जोड़ देंगे, इधर मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, 1/r बराबर 2 2 2 हो जाएगा, ऊपर 2 1 तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, r बराबर सर 1 ओम, समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा, काफी शानदार। ऑप्शन डी जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, समझिए आपके मैथ के पेपर की तरह आप साइंस में भी धमाल मचाने जा रहे हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। वहीं यहाँ पे पूछता है इसको, अगर यहाँ के इसको उठाकर यहाँ पे जोड़ देंगे, अर्थात कि ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तब कितना करते 4 ओम। फिलहाल ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न काफी शानदार है, आंसर सही दीजिएगा। कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है, ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, नॉन ऑफ दीज आपका आंसर सही है, क्योंकि इतना सेट में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे की घरेलू परिपथ में विद्युत धारा का मान 50 Hz होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे 50 Hz कहीं पे था, देखिए 80 था, 70 था, 60 था, तो क्या कंफ्यूजन रखना, इसीलिए तो ऑप्शन डी दिया गया था, इसी को सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, जल्दी से मैं प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूं, आपको आंसर कमेंट करना है। कह रहा है सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है, आपको बताना है कि सोलर सेल से इसमें से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो देखिए सोलर सेल की बात हो रहा है तो इसे डिश धारा प्राप्त होता है, बिल्कुल सही, डायरेक्ट करंट डीसी। तो ऑप्शन बी, ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 27 का। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, आपको बताना है कि इसमें से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक जो है वो सर्वाधिक होता है। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैगनी। कांच का पूछ रहा है किस रंग के लिए सर्वाधिक होगा, बैगनी रंग के लिए, बिल्कुल सही, रटते चलिएगा, 28 का ऑप्शन बी आपको सही आंसर करना है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए आपको कि आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, श्वसन दर पूछ रहा है, यहां पे गौर कीजिएगा, श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है, यही प्रश्न पूछा गया है कि हम लोग पढ़ते हैं प्रति मिनट श्वसन दर
16 होता है तो इस सामान्यतः पूछ रहा है तो इसी बीच में आएगा, 15 से 18 के बीच में 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका देखते देखते आपको आंसर एग्जाम में करके आ जाना है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। एक बार नहीं अनेकों बार बिहार बोर्ड पूछा इस प्रश्न को, और कई बार मैं आपको खुद बताया हूं कि किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है सर। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देखते देखते ऑप्शन डी कमेंट कर देना है, हाइड्रा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर करना है। मैं देख रहा हूं अभी तक काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो 30 में 30 सही दिए हैं। अंत तक बने रहिए, एक दो सेट और लेकर अभी चर्चा करेंगे। 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रेजिन और गोंद कहां संचित होते हैं। हम लोग को कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करना है ताकि आपको जो है इसके बाद क्लास खत्म होगा तो जाकर बुक जो भी आप नोट्स बनाए होंगे उससे रिवीजन कीजिएगा। कह रहा है रेजिन एवं गोंद कहां संचित है, आंसर दीजिए। जल्दी से देख रहा है कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो रेजिन और गोंद आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया पुराने जाइलम में संचित रहता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी देखते देखते आंसर कमेंट करना है। और नहीं मालूम था तो याद कर लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। नहीं मालूम है तो अभी भी समय पूरा रात आपके पास है। जितना प्रश्न बता रहा हूं इतना याद कीजिएगा, सुबह में क्लास होगा उसे रिवीजन करके जाइएगा। आप तूफान मचाकर मैथ की तरह इसमें भी आने जा रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसमें से देखिए ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है, पहले प्रश्न को समझना है आपको। कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है ये प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात कि ऐच्छिक क्रिया कौन है। तो चबाना, चबाना हम लोग क्या करते हैं अपने इच्छा से करते हैं। उल्टी, लार का निकलना, हृदय धड़कन, ये सभी अनैच्छिक क्रिया है। प्रश्न में पूछा था कौन नहीं है तो ऑप्शन डी पे दिया गया था चबाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2 क्लास बस साइंस का काफी है। चलिए, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में किसका बहुलक है सर। तो जितने भी छात्र 33 नंबर प्रश्न को देखते देखते आंसर कमेंट कर दिए हैं, ऑप्शन ए सर आइसोप्रीन का बहुलक है। आपका आंसर बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप धमाल मचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है सीए का परमाणु क्रमांक। देखते हैं कितने विद्यार्थी तूफानी लाल इसमें क्लास को देख रहे हैं। सीए का परमाणु क्रमांक, अगर आप तूफानी लाल सभी लोग बन चुके हैं तो इसका तूफान मचाते हुए आंसर कमेंट कीजिए। सीए का परमाणु क्रमांक पूछा है, एटॉमिक नंबर पूछा है। बउआ भी जानता है कि सीए का होता है 20। सीए 20 हम लोग सभी लोग याद किए हैं। ऑप्शन बी बउआ टाइप प्रश्न है सर, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न पढ़ के समझ के ऑप्शन पढ़ना चाहिए। वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी है सर। तो ऑप्शन डी इसीलिए तो दिया गया है, इनमें से सभी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। अब इस पे आपको क्या समय लेना है, मैं कितना बार चिल्ला रहा था कितना दिन से क्लास में, रट जाइए। प्रश्न देखिए आ गया फिर कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। काफी विद्यार्थी हमारे चैनल के तूफानी लाल जो पहले से क्लास को देखते थे वो मैं देख रहा हूं 36 का ऑप्शन भी कमेंट कर दिए हैं। काफी सही, ऑप्शन बी शानदार है आपका आंसर। CaOH2 बुझा हुआ चूना पूछा है तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सीधे सीधे बउआ टाइप फार्मूला पूछ लिया सर। लेंस की क्षमता है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता इसमें से कौन है। जल्दी से आंसर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी इसमें क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा। लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता कौन सा है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी P बराबर 1/F, लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है लेंस का क्षमता। इसी का ऐसा ही मात्रक होता है डायऑप्टर मीटर इनवर्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न। देखिए कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो हम लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि एक नहीं आपको कितना दिन से पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है डेली शाम 6:30 PM पे। कह रहा है नेत्र किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। सोचिए कितना बार आपको पढ़ाया गया होगा कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है सर। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है वोल्ट बराबर है, वोल्ट बराबर इसमें से कौन है सर। तो जूल बटा कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल, 1 V बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, काफी शानदार। आगे बढ़ेंगे सर, 40 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है।
विद्युत घंटी जो है, इलेक्ट्रिक बेल जो है, इसमें से किस सिद्धांत पे कार्य करता है सर? तो 40 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं चुंबकीय सिद्धांत पे, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, जो बेल आप समझ रहे हैं विद्युत घंटी, ऑप्शन बी है, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, तभी तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। तो ऑप्शन बी 40 का सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में देखिए आपको 40 प्रश्न बनाना है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी हम लोग 2-3 सेट लेकर इस समय चर्चा करेंगे और फिर 2 सेट आपको सुबह में मिलेगा। इतना आप देखकर जाएंगे, आप धमाल मचाकर आने जा रहे हैं। अभी प्रश्न रटते चलिएगा। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है? इसमें से ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करता है? तो ग्लूकोज का, बिल्कुल सही, ग्लूकोज का, बिल्कुल शानदार। ऑप्शन ए, ग्लूकोज से ही कोशिका को ऊर्जा मिलता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है ईस्ट में कैसा जनन होता है? ईस्ट में कैसा जनन होता है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 42 नंबर प्रश्न का देखते देखते आपको आंसर कमेंट कर देना है ऑप्शन डी, मुकुलन द्वारा ईस्ट में जनन होता है सर। अगर जो भी छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो चैनल के तूफानी लाल बन चुके हैं स्टूडेंट, उनको तो मालूम है कि ये सभी प्रश्न मैं आपको इतना रटा दिया हूं कि कोई एग्जाम में फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में हम लोग क्लास से बाहर प्रश्न नहीं आने जा रहा है। अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? देखते हैं कितने विद्यार्थी बिना कंफ्यूजन का 43 का सही ऑप्शन कमेंट कर देते हैं। सभी लोग इसका सही आंसर दीजिए जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं। विकासीय दृष्टि से हमारी समानता सबसे अधिक किससे है सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं। 43 का गुरुजी ऑप्शन ए बिल्कुल सही, चीन के विद्यार्थी से है, सभी बुक से प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? काफी शानदार प्रश्न मिल रहा है। बताना है आपको तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं सर? तो 44 का जो भी छात्र कह रहे हैं भौतिक कारक हैं, फिजिकल फैक्टर हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। तक बने रहिए, आंसर देते चलिए। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आगे कह रहा है 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? जो इनडाइजेशन होता है, जो अपच हमारे अंदर हो जाता है, तो उसके उपचार के लिए हम लोग किस औषधि का चारों ऑप्शन में से उपयोग करेंगे? तो एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन सी पे, प्रति अमल, बिल्कुल सही। 45 का ऑप्शन सी आपको देखते देखते आंसर कमेंट कर देना है, याद कर लीजिए। चलिए 46 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? काफी प्रश्न की चर्चा करेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट आपको बनना। आप तूफानी लाल हैं, इतना स्लो चलिएगा तो काम नहीं चलेगा। तूफान मचाए रहिए, आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 46 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है गुरुजी? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोना। इसलिए सोना जो है इस खुला में छोड़ देते हैं, इसे गहना वगैरह बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से संयोग करके कोई नया पदार्थ नहीं बनाता, इसका संचारण नहीं होता। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, इसका तो अंत नहीं है, कई बार पूछ रहा है, इस साल भी फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में आ जाएगा। आहर और पाई निम्नलिखित में किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है? तो झारखंड अर्थात कि बिहार, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, बिहार में आहर और पाइन चलता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं सर, 48 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है सीएफसी का उपयोग किया जाता है, इसे बताइए सीएफसी का उपयोग किसमें किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप समझ रहे हैं। तो 48 नंबर प्रश्न का देखते देखते आपको कमेंट करना है कि सर एसी में भी करते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी, जेट इंजन में ईंधन के रूप में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट किए हैं, कल आप 80 में 80 लेकर आएंगे। चलिए 49 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। आप जानते हैं इस साल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। 80 का कम से कम 2 सेट तो हम लोग लेकर चर्चा करेंगे। आप जब तक बने रहते हैं तब तक क्लास चलते रहेगा। जल्दी से 49 नंबर पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? कितना शानदार प्रश्न है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो व्यास की बात हो रहा है तो गोलीय दर्पण का द्वारक, बिल्कुल सही। रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? अब देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, 2 से भाग दे देंगे 16 सेंटीमीटर।
यहां पे प्रश्न आएगा कि कौन सा दर्पण है, तो उत्तर तो प्लस में होगा, बिल्कुल सही, प्लस माइनस भी ख्याल रखना है, तो ऑप्शन सी 50 का सही आंसर कर देना है। ऐसे आप जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको तूफानी लाल बना दिया गया है इतना दिन से पढ़ाते हुए, तो आप इतना स्लो मैं देख तक मैं देख रहा हूं 50 का बच्चे कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन सी, लेकिन सभी मैं देख रहा हूं सही सही सब लोग ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा, सही सही आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कीजिए। चलिए 51 नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं, 50 को छोड़िए 51 पढ़ते हैं, आंसर दीजिएगा। करा यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। कह रहा है किसी बिंब के प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका आवर्धन ऋणात्मक है, इसी पे प्रश्न टिका हुआ है। आवर्धन सर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी गुरुजी, तो ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा, क्योंकि आवर्धन ऋणात्मक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर आपको करना है 51 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, 52 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जो नेत्र में हमारी प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उसका अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम है चिंता लेने की कोई बात नहीं है, मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा। चलिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किससे होता है सर, मैं देख रहा हूं ऑप्शन सी काफी कमेंट बॉक्स में भरा हुआ है, काफी शानदार, आप लोग 80 में 80 करके आएंगे साइंस में भी। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश अपवर्तन हो जाता है, तो ऑप्शन सी 52 का सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान, देखिए अभी ऊपर मिला था ये प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान, तो अगर अभी क्लास में आपका ध्यान होगा तो कहिएगा 50 हर्ट्ज, बिल्कुल सही, अभी तो मैंने ऊपर आपको बताया था, इसीलिए ऊपर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो गया था, तो ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमांक कितना होगा, तो 1/20 करेंगे तो देखिए कितना ऑप्शन आ जाएगा, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर आपको कर देना है। अल्पमापांक वाला जो लिस्ट काउंट वाला फार्मूला था उसी पे है, तो ऑप्शन बी 55 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए काफी शानदार, मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो 55 में 55 सही किए हैं। अंत तक बने रहिएगा, एक सेट और अभी लेकर हम लोग सीखेंगे, अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए, तभी आपका एग्जाम कल बिल्कुल शानदार बीतने जा रहा है। 56 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, अभी तक काफी विद्यार्थी 55 पर रुके हुए, 56 नंबर पे आ चुके हैं, जल्दी से पढ़िए। कह रहा है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में निम्नलिखित में कौन सी है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान इसमें से कौन सा है, माइक्रो एम्पियर की बात हो रहा है, यहां पे ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, तो एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन सी पे दिया गया, ये भी मैं आपको पहले बताया था, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है एक माइक्रो एम्पियर, 1 MA बराबर। 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए कह रहा है क्षण चुंबक के अंदर की बात हो रहा है, बाहर नहीं, कह रहा है क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है सर, तो 57 का ऑप्शन भी अंदर होता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी सही आंसर करेंगे। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, घरेलू विद्युत परिपथ में जो होता है उदासीन रंग का तार कैसा होता है, उदासीन तार सामान्यतः किस रंग का होता है, इस पे भी काफी तार पे प्रश्न आता है। विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं सर काला होता है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही आंसर, याद रखिएगा, रटते चलिए, प्रश्न इससे बाहर नहीं आने जा रहा है। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, कह रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय जो है वो दिक् परिवर्तन का कार्य करता है सर, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन जब मैं सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा था उस समय मैं इसको विस्तार से आपको बताया था। चलिए 40 नंबर प्रश्न कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो आपका इलेक्ट्रिक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 60 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी है, जल
जल में होता है स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल सही। और उसी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं जल विद्युत संयंत्र, तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न। क्लास में बने रहिएगा, अभी तो एक ही सेट चल रहा है, अभी एक सेट और चर्चा कर लेंगे ताकि इतना काफी है आपके लिए। करा 61 नंबर प्रश्न, क्योंकि पूरा आपका रिवीजन हो जाए, यही इस क्लास का उद्देश्य है। और इससे सीधे सीधे प्रश्न आएगा, कम से कम 40 प्रश्न आ जाएगा, और जानते हैं आपको अधिक से अधिक 40 ही बनाना है, तो हमको 40 बस लड़ना चाहिए, उससे बाहर लड़े या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। तो सभी प्रश्न आप पढ़ के जाएंगे, पीछे भी मैं आपको काफी सिखाया हूं, तो 40 से ज्यादा हम लोग के क्लास से आने जा रहा है। कह रहा है आपसे कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, कितना बार मैं आपको बताता हूं, बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी आपको कमेंट करना है 61 का। ये आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन बूझा हुआ चूना है। देखिए बूझा हुआ चूना ऊपर भी आया है, प्रश्न रिपीट कर रहा है, एक कई बार प्रश्न पूछा गया है, फिर इस साल पूछे जाने की संभावना इसका सबसे अधिक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। CaOH2 चूना नहीं पूछ रहा है कि CaO कहिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, बिल्कुल कॉन्फर्म याद रखना है 62 का। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न। अब देखिए कह रहा है ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, कहां पे अभिक्रिया दिया गया है, यहाँ पे Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu, कह रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। इससे आसान प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे देखिए ZnSO4 विस्थापन हो रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर, विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। कोई बिलियन है जो नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है, तो इसका पीएच कितना होगा, तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी सही सही आंसर दे पा रहे हैं बिना कंफ्यूजन के। सीधे सीधे हम लोग के क्लास से प्रश्न है, कोई प्रश्न बाहर नहीं आ रहा है। कह रहा नीले लिटमस को नीला तो अम्ल होता है, बिल्कुल सही। अम्ल का मान जो होता है 7 से पीएच मान कम होता है, तो एक ही है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। काफी विद्यार्थी 64 का ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 65 नंबर प्रश्न कह रहा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, इसका भी आंसर जितने भी लोग देख रहे हैं, एक भी विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए 65 का। कह रहा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इसमें से कौन है, जल्दी से बताइए। काफी मैं देख रहा हूं कमेंट में 65 का आ रहा है। ऑप्शन बी आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला है। आप तूफान मचाने के लिए तैयार हैं। टमाटर आप जानते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न। अंत तक बने रहिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इतना मेहनत आप ही के लिए हो रहा है, और कल जाकर आराम से एग्जाम देकर आइए। कह रहा निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछ रहा है इसमें से चारों ऑप्शन में से, तो 66 का ध्यान से अगर देखिएगा तो ऑप्शन डी दिया गया है, बिल्कुल सही। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसके अनुसार ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न कई बार मैं आपको बताया हूं, इसलिए मैं बोलता हूं अंत तक बनकर देखिएगा। क्लास पीछे 2 क्लास और किए होंगे, साइंस के कितने मॉडल पेपर इस चैनल पे अवेलेबल है, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। कह रहा है एक्वा रेशिया जिसे आप रॉयल जल बोलते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। कह रहा है एक्वा रेशिया में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो ये तो प्रश्न आपको रिपीट करते करते याद हो गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 3:1। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं 67 का ऑप्शन सी कमेंट किए हैं, आपका आंसर काफी शानदार है। चलिए 68 नंबर प्रश्न। कह रहा है एक प्रक्रियात्मक समूह अर्थात कि फंक्शनल ग्रुप यहां पे बनाया है, देखकर बताइए कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी से बताइए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां पे बनाया गया है। नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिएगा, तो ये भी क्लासेस से प्रश्न है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी सही आंसर करना है आपको 68 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी छात्र देखिए जैसे हम लोग बताए थे मैथ में से प्रश्न को सॉल्व करके आए हैं, तो आप ही लोग में उसमें से काफी लोग क्लास कर रहे हैं, वो खुद कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे। काफी विद्यार्थी ऐसे जो 90+ 95+ सही करके आए हैं। चलिए 69 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें पूछ रहा है कितने कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं सहसंयोजक। किसका पूछ रहा है, प्रोपेन का। ध्यान से देखिए C3H8, इसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा बॉन्ड आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, C लिख के यहाँ पर 8 तब आप बॉन्ड काउंट कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। तो C3H8 ऐसे आप जानते हैं। अब तो अंतिम समय है, तो इसमें 10 सहसंयोजक आप होते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी सही आंसर आपको रटते चलिए, अब रटने का समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में हम बाईं से दाईं की ओर जाते हैं, तो परमाणु साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें हम बाईं से दाईं की ओर जा रहे हैं, तो परमाणु साइज पर क्या
इसका प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ता है, क्योंकि बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए परमाणु साइज की बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या बोलते हैं? ग्रुप की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका भी सही सही आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल सही, आपको इसका आंसर कमेंट करना है 71 का। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन डी, क्योंकि ग्रुप की बात हो रहा है तो ग्रुप 18 है, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, 72 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, काफी ये शानदार प्रश्न आ गया, ध्यान से समझिएगा। आपसे कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तन्नु विलयन में सार्वभौम सूचक के कुछ बिंदु मिलाता है, निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा? यहां पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का तन्नु विलयन है, वो छात्र जो है सार्वभौम सूचक का कुछ बूंद मिला रहा है, तो उसका कौन सा रंग दिखाई देगा? एनसीईआरटी का प्रश्न है, नीला रंग दिखाई देगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर करना है 72 का। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है, अत्यंत का छोटा बउआ भी इसका सही आंसर देगा। आप तो तूफानी लाल हैं, जल्दी से इसका तूफान मचाते हुए आंसर कमेंट कीजिए कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? चमकीला उजाला। काफी बच्चे ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है, 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक जांच प्रखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, एक जांच प्रखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे का कील डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रखनली में कौन विलयन था? लोहा का कील जो डुबाते हैं तो विलयन के रंग को बदल देता है। सोचिए, आपके उदाहरण के साथ आपके बुक में दिया गया है कि CuSO4 था। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, सभी बुक से लाइन बाय लाइन पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी शानदार है, सिर्फ VVI प्रश्न, अंतिम VVI प्रश्न। इसके बाद फिर साइंस का एक क्लास होगा सुबह में, अगर आप लोग का डिमांड आता है तो उस समय भी आप रिवीजन कर लेंगे तो आपसे जो है कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। पहले अभी इस समय क्लास को कीजिए, ध्यान से आंसर दीजिए। एक सिर्फ हम लोग देखिए प्रश्न में, जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे उनको मालूम है कि हम लोग किसी भी क्लास में बिल्कुल ऐसे ही चर्चा करते हैं ताकि आपका समय बचे और कम समय में हम लोग मैक्सिमम प्रश्न कर पाए, ताकि आपके पास पर्याप्त समय हो रिवीजन का। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। 75 का कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त मापक के उपयोग में करते हैं? अर्थात कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? यही घुमा पुरा कर पूछा है, रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं सर? तो 75 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऑप्शन सी स्फाइग्नोमैनोमीटर, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर। रटते चलिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थपका बनाकर अवरुद्ध करता है? कह रहा है इसमें से रक्त का कौन सा अवयव रक्त के थक्का जमने में सहायक है? मिला जुला कर वही प्रश्न पूछ रहा है, यहां पे देख लीजिए, रक्त का थक्का जमने में इसमें से कौन सा रक्त का अवयव मदद करता है? तो प्लेटलेटस, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 76 का आपको सही आंसर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अवंटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? चलिए देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। जो विद्यार्थी इसका 77 का सही आंसर कमेंट कर देंगे, समझिए आपको जो है 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कह रहा है अवंटू ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये सोडियम भी नहीं लगता है, आप जानते हैं, क्लोरीन भी नहीं है, फास्फोरस भी नहीं, इसमें क्या आवश्यक होता है? आयोडीन। आयोडीन, इसलिए देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र हैं वो तो कहेंगे ऑप्शन डी, इसमें से नॉन ऑफ दिस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी मीडियम वाले छात्र अगर ऑप्शन डी करें तो उनका हो गया इनमें से सभी, ये मिसप्रिंट है, कभी कभी बिहार बोर्ड भी ऐसे मिसप्रिंट कर सकता है, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे तो इंग्लिश में देख लीजिएगा जब प्रश्न पे शक लगेगा, क्योंकि स्पष्ट प्रश्न था कि ऑटो ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो क्या आवश्यक है पूछ रहा है, तो आयोडीन आवश्यक है, बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न का जवाब होगा। इसमें कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पे हिंदी में लिख दिया था इनमें से सभी, लेकिन इंग्लिश में सही है नॉन ऑफ दिस, इसीलिए इंग्लिश के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसमें से बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग, मस्तिष्क का पूरा आपको सचित्र वर्णन पढ़ना है, वहीं कर इसमें से कौन सा भाग है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है सर? देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं। 78 का क्या होगा सही आंसर? जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। रटते चलिए। चलिए 79 नंबर प्रश्न कह रहा है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, तो
तो देखिए ये भी प्रश्न जो कह रहा है पादप हार्मोन साइटोकिनिन, तो ये आप जानते हैं कोशिका विभाजन के लिए सहायक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए कहीं पे नहीं है। कह रहा है पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तन्ने की वृद्धि के लिए, का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी कोई नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी कर देंगे, क्योंकि कोशिका विभाजन होता है तभी ये सभी घटना घटित होता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी शायद दिया गया था। नहीं तो अगर ऐसे प्रश्न आए एग्जाम में डाउटफुल तो छोड़ देना है, क्योंकि 80 में से आपको 40 ही बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाइड्रा में कौन सा प्रजनन का विधि पाया जाता है सर? 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको देखते देखते ऑप्शन सी कमेंट करना है। हाइड्रा पूछ रहा था, ध्यान से प्रश्न यहां पे देखिएगा, हाइड्रा तो मुकुलन, बिल्कुल सही। 81 नंबर प्रश्न, देखिए एग्जाम में 80 आएगा, लेकिन आपके लिए काफी प्रश्न सेट किया गया ताकि मैं बोला इतना क्लास आप देख कर जाते हैं। आप अगर आप लोग का डिमांड आता है सुबह में भी एक क्लास कर लेते हैं तो 40 ही प्रश्न बनाना है, 40 अधिक हम लोग के क्लास से आ जाएगा। कर रहा है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? कौन सा भाग इसमें से पुष्प का परागकण बनाता है सर? तो पुंकेसर, पुंकेसर ही परागकण बनाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रश्न की चर्चा की है। यहां पे देखिए नहीं है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, तो अंडाशय भी है, गर्भाशय भी। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा था कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी कमेंट करना है आपको। 83 नंबर प्रश्न याद कीजिए। अब कह रहा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। 83 का मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी बहुत पीछे, अभी 81 का कमेंट कर रहे हैं। देखिए हम लोग 83 पे पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। आपको तूफानी लाल बन चुके हैं, आपको तूफान मचाना है एग्जाम में, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 83 नंबर का आंसर मैं पूछा हूं, क्या होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन आपको सिर्फ ए बी सी डी कमेंट कर देना है, ये मैथ है नहीं कि आप सॉल्व करेंगे। कह रहा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया सर? तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। काफी विद्यार्थी ऑप्शन डी अब कमेंट कर दिए हैं। 83 का आपका आंसर बिल्कुल सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न। सभी विद्यार्थी का कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से 84 का सही ऑप्शन कमेंट कीजिए। सभी बउआ टाइप प्रश्न है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का कौन सा युग्म होता है? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का इसमें से कौन सा युग्म होता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी XX, बिल्कुल सही सर। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी शानदार है। कह रहा है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। कह रहा है जो मंड परीक्षण, ये भी आपको पढ़ना है। कह रहा है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले जो पहले पत्ती को एल्कोहल में उबालते हैं, उसका क्या कारण है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, बिल्कुल सही। क्लोरोफिल को घोलने के लिए उसको एल्कोहल में उबालते हैं सर मंड परीक्षण से पहले। तो ऑप्शन बी 85 का सही आंसर कर देना है। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितना गुना करके देखा जाता है? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी 10x, 10 गुना। 10x का मतलब 10 गुना, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कई बार मैं बोला था क्लास में, रट जाइए, प्रश्न आएगा। सिनेप्स कहते हैं। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन भी कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इस चैनल के सभी क्लास को पहले से देखे हैं। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। तो घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अब दूसरा सेट लेकर हम लोग चलते हैं, उसमें भी 1 से 80 तक ये आपका डिमांड है, तो इससे भी अधिक प्रश्न लेकर चल देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो गया। सब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप लोग का डिमांड आता है तो सुबह में, अभी तो एक सेट हम लोग समाप्त किए, 88 तक का प्रश्न सेट किया गया। देखिए इसके आगे मैं चाहता तो इसी में सभी प्रश्न सेट कर देता, लेकिन नंबर दिखाने से कुछ नहीं है, आगे नंबरिंग गड़बड़ भी हो सकता है, बार बार बोलना पड़ेगा 101, 102। उससे अच्छा है कि चलिए अब यहाँ से फिर 1 से शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए, 1 से फिर नया सेट लेकर। 2 सेट बस इस समय चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं, बस अंत तक बने रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि क्लास से ही सभी प्रश्न आए, तो ध्यान से बने रहिए। चलिए नेक्स्ट सेट पे।
चलिए नेक्स्ट सेट है। इस सेट में भी देखिए 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से आपको 40 बनाना है कि पूरा हम लोग 80 चर्चा कर लेंगे। बस अंत तक बने रहिए। अंतिम अब साइंस पढ़ना है, कल से आपको साइंस थोड़ा बहुत पढ़ना है। ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से। हमें भी आप ही के लिए देखिए इतना हम लोग लगातार घंटों बोलना पड़ता है आप ही के लिए, तो आपको भी फर्ज बनता है कि अंत तक एक एक प्रश्न को याद कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न शुरू हो चुका है। सिर्फ प्रश्न और ऑप्शन पे फोकस रहेंगे सर, काफी शानदार प्रश्न मिलेगा। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जल्दी से आंसर ABCD आपको तो कमेंट करना है, हम लोग को लिखना बोलना सभी पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, गला सूख रहा है फिर भी आपके लिए एनर्जी के साथ पूरा क्लास लिया जा रहा है ताकि आप भी जाग कर क्लास करें। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है सर? तो ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। बिल्कुल सर, ऑप्शन बी। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न। कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान तो जानते हैं उसे म्यू से सूचित करते हैं, साइन आई बट्टा में साइन आर। काफी शानदार, पूरा रिवीजन कर लेना है, अंत तक बने रहिए। इतना मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूं कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए टेंथ का बउआ भी जानता है कि प्रिज्म का उपयोग करेंगे सर। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आंसर देते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो कर रहा है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इतना शानदार प्रश्न है, मैं आपको सब्जेक्टिव में भी बोला था कि ऑब्जेक्टिव में आएगा। सब्जेक्टिव में इसके प्रश्न को लिखाया था कि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर, चालक के ताप पर, तो उपयुक्त सभी, इसीलिए ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 5 नंबर प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष अगर किसी को है, उसका उपचार करना है तो उसको किस लेंस के द्वारा उसका उपचार करेंगे, अर्थात कि किस लेंस के उचित फोकस दूरी वाले चश्मे का वो व्यक्ति उपयोग करेगा सर? तो उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष जब भी पूछेगा तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस। चलिए 6 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पा रहे हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, आप ही के लिए देखिए फिर से एक से मैं प्रश्न सेट किया हूं ताकि आपको ये नहीं लिखना पड़े कि 79, 101, 102 उतना आप कमेंट करते रह जाएंगे तो आपका भी काम आसान हो। तो चलिए यहां पे जल्दी से 6 का राइट आंसर दीजिए। दूसरा सेट चल रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए चुंबक 2 तरह के होते हैं, एक अस्थायी विद्युत चुंबक, उसमें नरम लोहा का क्रोड बनाया जाता है, वहीं आपका विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करता है। एक होता है अस्थायी चुंबक, उसमें हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। इसीलिए मैं बोला कि मैं आपका इतना रिवीजन करा दूंगा कि कोई इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। देखिए अभी पहले सेट में हम लोग किस में पढ़ रहे थे, समांतर क्रम में, अब आ गया श्रेणी क्रम में। सोचिए अंक चेंज होगा, आप बिल्कुल सही जवाब देंगे तो कहिएगा इसमें तो होता है समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो एक है 10 एक है 20, हमारा हो जाएगा 30 ओम। कहां पे है? ऑप्शन सी पे है गुरुजी, 7 का ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अवकारक है? इसमें कौन अवकारक है सर? तो H2 अवकारक है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है, H2 जो है अवकारक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो संक्षारण में तो यहां पे ऑप्शन देखिए, आपको क्या लग रहा है आप लोग बताइए जल्दी से। पहले तो मैं इसको देख रहा हूं, ऑप्शन थोड़ा मुझे शक लग रहा है, डाउट लग रहा है इस पे। पूछ रहा है संक्षारण में कौन अभिक्रिया होता है, तो यहां पे हिंदी में इंग्लिश में, तो देखिए यहां पे कहीं पे भी मुझे सही ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि संक्षारण में लोग क्या पढ़ते हैं, रेडॉक्स, उपचयन अपचयन दोनों अपोपच है, तो इसमें कोई ऑप्शन शायद गलत ऑप्शन सेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, ऐसे आप जानते हैं संक्षारण रेडॉक्स अभिक्रिया है। 10 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल, सबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, हम लोग कई बार पढ़े हैं कि इसमें कौन दुर्बल अम्ल, तो जो कम H प्लस आयन देंगे, जिनके जलीय विलयन। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं CH3COOH, तो आपका चला आंसर बिल्कुल शानदार है। आप तूफानी लाल है इस चैनल के। बाकी जो तीनों देख रहे हैं Cl2SO4 HNO3 सभी सबल अम्ल है। चलिए सीधे प्रश्न पे फोकस रहते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा धातु जो है वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा सर? तो आपके बुक से प्रश्न है। 11 का राइट आंसर जो भी विद्यार्थी करें ऑप्शन डी Zn, बिल्कुल सही। पीछे मैं
आपको पूरा डिटेल में बताया था। अभी हम लोग कम समय डिटेल में चर्चा करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। करें निम्नलिखित में कौन कॉपर का अयस्क है, इसमें से आपको बताना है कि कौन कॉपर का अयस्क है सर। देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट कर पाते हैं। तो ये तो प्रश्न हमेशा आता है, तो कॉपर का अयस्क 12 का हो जाएगा ऑप्शन है क्यूपराइट, बिल्कुल सही। बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का। सीनेबार पारा का, बिल्कुल शानदार, मैं सभी बता दे रहा हूं। ये हो गया कॉपर का। फिर होता है कैलेमाइन सर, तो कैलेमाइन किसका होता है, जिंक का, बिल्कुल सही। जेडन जिंक का होता है। तो पूरा मैं बता दिया, कोई ऑप्शन आएगा आपको सही आंसर कमेंट करना है। क्यूपराइट कॉपर का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, सीनेबार पारा का, कैलेमाइन जिंक का। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न करेक्ट, कार्बन क्या है। एक बार नहीं अनेकों बार मैं आपको रटाया हूं, बोलता था रट जाइए बाबू रट जाइए। कार्बन क्या है सर, तो 13 का ऑप्शन बी। काफी तूफानी लाल हो चुके हैं, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी 13 का बी 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 कमेंट कर रहे हैं। आपका आंसर काफी शानदार है। चलिए बिल्कुल आप लोग खुश है क्योंकि आपका मैथ का एग्जाम काफी शानदार बीता है। ऐसे ही जितना क्लास से जाता है, मैं शुरू से बोल रहा था, उतना देखिएगा अंक सिर्फ चेंज रहता है मैथ में, देखिए वही हुआ। उसी तरह साइंस में होगा। क्लास पूरा अंत तक कीजिए, आप तूफान मचाकर आएंगे क्योंकि आप तूफानी लाल हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बउआ भी जानता है, ऑप्शन बी। 15 नंबर प्रश्न कह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। वो बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है। काफी शानदार प्रश्न है, ग्लूकोज से, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन सी कमेंट किए हैं, बिल्कुल शानदार, आपकी तैयारी काफी शानदार है। 16 नंबर प्रश्न मनुष्य का सामान्य रक्तदाब, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है सर। 16 नंबर प्रश्न का जानते हैं 120/80, काफी बार पढ़े 120/80 जी, पारा के बराबर तो 120/80, बिल्कुल, क्योंकि सामान्य पूछ रहा था। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है पायरुवेट का विखंडन किसमें होता है। पायरुवेट का विखंडन, ये भी मैं आपको डिटेल में सब्जेक्टिव में सभी पढ़ाया हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रटते चलिए, अब रटने का समय है, समझने का नहीं। ऑप्शन है, रिवीजन कीजिए, आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन इसमें से किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर। तो 18 का ऑप्शन भी ब्रिक, बिल्कुल सही। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। सोचिए, प्रश्न तो मैं शुरू में ही आपको बता दिया था कि रंध्र का प्रमुख कार्य सर, तो गैसों के विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन जो है रंध्र का कार्य होता है। तो ऑप्शन डी पे दिया गया था, गैसों का विनिमय और वाष्पो उत्सर्जन, तो यही सही आंसर कर देंगे। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन चैप्टर से है। जनन चैप्टर तो आप काफी ध्यान से पढ़े होंगे। तो 20 का ऑप्शन डी, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, सभी मुकुलन अलैंगिक जनन की विधि है। तो ऑप्शन डी काफी शानदार। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है गुरुजी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न, काफी मैं समझ रहा हूं काफी लंबा क्लास हो रहा है, लेकिन आप ही के लिए चल रहा है ताकि आपको जो है बिल्कुल इतना प्रश्न पढ़ के जाना है कि एग्जाम में धुआं धुआं मचा कर आना है। कह रहा है विद्युत उन्मय तार सामान्यतः किस रंग का होता है। देखिए जैसे हिंदी में पूछेगा विद्युत उन्मय तार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसे हम बोलते हैं लाइव वायर, जीवित तार सर। अब तो आप बता देंगे, अब जल्दी से बताइए जीवित तार किस रंग का होता है, लाल रंग। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी ऑप्शन भी कमेंट कर रहे हैं। 22 का ऑप्शन भी आपको कमेंट करना है। चलिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग करते हैं सर। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टंगस्टन का। बउआ भी जानता है, बिल्कुल सही, बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन ए, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे गुरुजी। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है वाट घंटा मात्रक है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग तूफानी लाल हैं इस चैनल के, इतना स्लो चलिएगा तो कैसे काम चलेगा। वाट घंटा मात्रक है, वाट घंटा मात्रक किसका है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही, शक्ति का मात्रक है। काफी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं। 25 नंबर प्रश्न तो मैं कई बार बताया हूं, इसका आंसर सभी विद्यार्थी मैं वेट करूंगा जब तक आप लोग सही आंसर नहीं देते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, जल्दी से बताइए। तो एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतह से घिरा होता है सर। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 सतह से घिरा होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे।
आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न करा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर इसकी क्षमता। तो देखिए घबराना नहीं है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो पहले मीटर में बदलेंगे, जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर, क्योंकि मीटर से हम लोग डायऑप्टर में जा सकते हैं। डायऑप्टर में देखिए सभी ऑप्शन दिया गया है, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 अर्थात कि 1/2 मीटर आ गया। अब हम जानते हैं लेंस की क्षमता, इसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम अभी हम लोग पहले सेट में पढ़ रहे थे, P बराबर 1/f, तो 1 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, अर्थात कि हमारा 2 आ रहा है। लेकिन अभी 2 नहीं, डायऑप्टर कमेंट करना है, 2 डायऑप्टर ठीक हम लोग निकाल लिए, लेकिन अब लेंस पे डिपेंड कर रहा है। कौन लेंस है सर, ये प्रश्न है, तो अवतल लेंस है, माइनस में जाएगा, उत्तल लेंस रहता तब ना प्लस में। तो ऑप्शन बी काफी शानदार है, एग्जाम में भी बिल्कुल सही सही ऑप्शन कलर करना है। चलिए 27 नंबर प्रश्न करा प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। करा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमेशा वस्तु के बराबर बन रहा है गुरुजी, अर्थात कि u बराबर v वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता में आप पढ़ते हैं ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात H2O बउआ बताएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी तूफानी लाल लोग कि जल में ऑक्सीजन और परमाणु की संख्या का अनुपात 2:1 कहां है सर, ऑप्शन बी पे है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 28 का सही आंसर करेंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, हमेशा एक प्रश्न तीनों में से कोई एक सूत्र आपसे पूछ लेगा, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में घुमा फिरा कर पूछता है। मैं कई बार आपको बताया था क्लास में, इसको रट जाइए, देखते हैं आप रटे हैं कि नहीं। एल्काइन पूछ रहा है, जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा सर। छात्र कह रहा है कि 29 का ऑप्शन डी होगा CnH2n-2। आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए 3 फार्मूला है, एल्काइन पूछता है तो CnH2n-2। एक और आपसे घूम फिर कर पूछ लेता है, एल्काइन के बाद आपसे पूछता है क्या, एल्केन, तो एल्केन का क्या होता है CnH2n+2। कहां पे दिया गया था, यहां पे देखिए दिया गया था। फिर एक और आपसे पूछता है, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्केन हो गया, और एक क्या बच गया, एल्कीन पूछता है, तो एल्कीन का क्या होता है CnH2n, जो ऑप्शन सी पे दिया गया था। तो ये एल्कीन का है, ये एल्केन का है, ये एल्काइन का है, 3 में से एक जरूर आएगा, तो ऑप्शन डी फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न करा लोहे की परमाणु संख्या बउआ बताएगा। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, बिल्कुल फास्ट आपको चलना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि जल्दी से क्लास ओवर करें हम लोग। आप भी जाकर खाना खाकर आराम से चैन से सोइए और सुबह में अच्छा नींद लेकर जगेंगे तो अच्छा से एग्जाम देंगे। कह रहे लोहे की परमाणु संख्या सर, तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरुजी 26, Fe26 रटते रहिएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं। अब अगर 31 का आंसर आप गलत कमेंट कर रहे हैं तो समझिए आपका क्लास में ध्यान नहीं है। अभी पहले सेट में मैं बता रहा था कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं, Na2CO3 वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 31 का आपको सही आंसर कर देना है। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं काफी सही आंसर दे रहे हैं। चलिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा अधातु, देखिए अधातु विद्युत का सुचालक कहते हैं, तो धातु अधातु का ग्रेफाइट, ये तो धातु अधातु के अपवाद से प्रश्न आ गया, देखते देखते ऑप्शन भी कमेंट करना है, ग्रेफाइट, बिल्कुल सही। कह रहा है निम्न में कौन अम्लीय है, तो जानते हैं पीएच स्केल पर 7 उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, एक ही 7 से कम है सर, तो ऑप्शन ए पीएच बराबर 3 अम्लीय है। धुआं धुआं मचाए रहिए, अंत तक तूफानी लाला बन चुके हैं, तूफान मचाइए, एग्जाम में भी तूफान मचा कर आना है। चलिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये अभिक्रिया जो है ये किस प्रकार का है सर, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि गुरुजी ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। यहाँ पे देख रहे हैं एक अभिकारक है, एक से अधिक प्रतिफल बना रहा है, तो यही हम बोलते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, इसे ही बोलते हैं, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब इससे आसान प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड क्या पूछेगा आप ही को बताना है। चलिए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, इसका सही आंसर से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। 35 का क्या होगा सही आंसर, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, काफी शानदार, आप लोग का ऑप्शन देखकर दिल खुश हो गया, आपकी तैयारी काफी शानदार है। लीवर जो है मनुष्य शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है पौधों का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कौन सा भाग दर्शाता है पौधे का सर, तो 36 का ऑप्शन जड़ दर्शाता है, धनात्मक बात हो रहा है, बिल्कुल सही।
आगे बढ़ेंगे सर 37 नंबर प्रश्न, कहीं पे नहीं रुकना है, अंत तक बने रहिएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग इसमें से कौन नहीं है गुरुजी? तो शुक्राणु, अभी मैंने बताया शुक्राणु नहीं है, बिल्कुल सही, ये नर जनन तंत्र का भाग है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम इसमें किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। काफी शानदार, ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है 38 का। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कुलह किस राज्य के नहर की सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है? कुलह जो है वो किस राज्य के नहर के सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है? कुलह की बात हो रहा है, बुक से प्रश्न है, तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो कहेंगे हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश में कुलह नहर की सिंचाई प्रणाली स्थानीय प्रणाली डेवलप किया गया। 40 नंबर प्रश्न है हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहां पाया जाता है? सर बउआ टाइप प्रश्न है। हाइड्रीला पौधे आप जानते हैं जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों में रंध्र नहीं पाया जाता है, इसीलिए प्रश्न घूम फिर कर पूछता है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही आंसर करना है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, अंत तक बने रहिए, कुछ देर में सेट खत्म होगा तो क्लास को एंड करेंगे। देख रहे हैं काफी विद्यार्थी काफी एनर्जी उत्साह से क्लास में बने हुए हैं शुरू से ही, और अभी तक मैं देख रहा हूं आंसर दे रहे हैं। देते चलिए आंसर, चलिए बताइए, आप ही के लिए इतना मेहनत हो रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो 41 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं अवतल दर्पण, आपका चला आंसर काफी शानदार है। आगे बढ़ेंगे सर 42 नंबर प्रश्न बउआ के लिए है, जल्दी से, किसी भी विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। 42 का सही ऑप्शन जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? अभी मैंने बताया सर एफ बराबर आर बट्टा 2, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो 42 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो 43 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी देखते देखते ऑप्शन बी कमेंट कर दिए 25 सेंटीमीटर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? सबसे अधिक पूछ रहा है, इसमें से किसका अपवर्तनांक है सर? तो कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक आप जानते हैं 2.42, यही सबसे अधिक है, तो ऑप्शन डी। जल का भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं 1.33 होता है लगभग में। हवा का पूछेगा तो 1.003। शीशा का, तो शीशा तो कांच आप कई प्रकार के जनरली पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग 1.55 जनरली लेंगे। तो देखिए सबसे अधिक किसका है? 2.42 है, तो ऑप्शन डी करेंगे सर हीरा का। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो कौन सा रंग जो है प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकेगा सर? तो ऑप्शन सी लाल, क्योंकि इसी का विचलन कम होगा, इसका प्रकीर्णन ज्यादा है, तो यही कम झुकेगा। यही प्रश्न पूछा था, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, ऑप्शन सी। 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न भी मैं अभी आपको पहले सेट में समझा रहा था, वही प्रश्न आ गया। कह रहा है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अर्थात कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे? यही पूछ रहा है, तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल और दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल, तो 46 का ऑप्शन है। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है वैद्युत प्रतिरोधकता, यहां पे देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, वैद्युत प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर निर्भर करता है सर, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति पूछ रहा है, यहां पे देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा सर? देखते हैं कितने विद्यार्थी हमारे तूफानी लाल सही सही आंसर दे पाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी कह रहा है कि 48 का ऑप्शन ये हो जाएगा वाट, काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर आप लोग दे रहे हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में, काफी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। चलिए अंत तक बने रहिएगा, अगर आपको कल के भी एग्जाम में मैथ की तरह धुआं धुआं मचाकर आना है, तो जैसे मैथ में देखिए सभी हम लोग के क्लास से प्रश्न था, वैसे ही साइंस में होगा, काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, जल्दी से ऑप्शन दीजिए। हमें 48 पे आप लोग ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं 49 नंबर 49 का सही आंसर दीजिए। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है सर? तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.10 ×
3.6 × 10⁻⁶ जूल, तो आपका ऑप्शन डी। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न काफी समझने योग्य प्रश्न है। कह रहा निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहां पे देखना है सत्य नहीं है। जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। पूछा था कौन सही नहीं है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो अभी प्रश्न मिला था। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, भी सही है। विद्युत रोधन वाले तार प्रायः विद्युत उन्मय तार होते हैं, यही सही नहीं, क्योंकि विद्युत उन्मय तार आप जानते हैं कैसे होते हैं, लाल। तो ऑप्शन डी आपको सही आंसर करना है, क्योंकि पूछा था कौन सही है, तो ऊपर से नीचे वाला ऑप्शन जो है सही नहीं दिया गया था। चलिए 51 नंबर प्रश्न पढ़िएगा और आंसर दीजिए। कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा किसके तरफ संकेत करता है, तो आप जानते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताता है, तो ऑप्शन से बिना कंफ्यूजन का आपको आंसर याद रखिएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम सभी आपको पढ़कर जाना है। प्रश्न कह रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, फिर चुंबक के भीतर की बात हो रहा है, तो अभी मैंने बताया उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है 52 का। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न। कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है, नाभिकीय ऊर्जा कहां से प्राप्त कर सकते हैं सर, तो 53 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र कर रहा है ऑप्शन ए सर इसका भी होगा, यूरेनियम के विखंडन से, बिल्कुल सही। यूरेनियम के कण पे आप जानते हैं उसके नाभिक पे हम लोग बमबारी करके नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन ए। 54 नंबर प्रश्न कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र, जल्दी से बताइए कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सभी विद्यार्थी ऑप्शन कमेंट करेंगे। कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र कितना होता है सर, तो ऑप्शन है CaOH2, बुझा हुआ चूना, कली चूना। आगे बढ़ेंगे 55 नंबर प्रश्न आपसे, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर आपका कौन सा गैस मुक्त होता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी। 56 नंबर प्रश्न में अभी आपको बताया था बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, काफी शानदार। बेकिंग सोडा NaHCO3 और Na2CO3 वाशिंग सोडा, तो ऑप्शन ए सही आंसर याद रखिएगा। बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा खूब पूछा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, नीले लिटमस पत्र को जो पदार्थ लाल कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं अम्ल, तो 57 का ऑप्शन है। और जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। 58 नंबर प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो जो सबसे अधिकतम क्षारीय होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10.5। चलिए 59 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अधातु चमकीला है, आप जानते हैं धातु सामान्यतः चमकीला नहीं होते हैं, अपवाद से प्रश्न आता है। ग्रेफाइट भी अपवाद से प्रश्न था, यहां पे भी अपवाद है। अधातु कौन चमकीला है, तो आयोडीन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, इसमें से कौन धातु ऑप्शन के अनुसार बताना है आपको सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर बिना कंफ्यूजन के दे पाते हैं। तो 60 का जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी Na आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न कह रहा है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही ऑप्शन बी आपको सही आंसर कर देना है। चलिए 63 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्यूटनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, ब्यूटनॉन इसमें से किस प्रक्रियात्मक समूह में आता है, यही प्रश्न पूछ रहा है किस फंक्शनल ग्रुप का यौगिक है। तो 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर नहीं मालूम है तो याद रखें कीटोन में आता है ब्यूटनॉन, बिल्कुकुल सही ऑप्शन सी। चलिए 63 नंबर प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, देखते हैं कितने विद्यार्थी बिना कंफ्यूजन का 63 का सही आंसर दे पाते हैं, अंत तक बने रहना है आपको। चलिए 63 का आंसर कमेंट कीजिए तो सभी लोग कि आपके नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होता है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़े होंगे तो 63 का सही आंसर आप ऑप्शन सी कमेंट करेंगे, 3 आबंध, बिल्कुल सही, ट्रिपल बॉन्ड। फिर देखिए एल्कीन का आ गया, अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऊपर मैंने अभी आपको बताया एल्केन एल्कीन एल्काइन 3 में से एक जरूर पूछेगा घूम फिर कर। कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो 64 का राइट आंसर, अब तो कहिएगा सर बउआ टाइप हो गया CnH2n, बिल्कुल सही ऑप्शन भी आपको कमेंट कर देना है। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त, अब देखिए क्या पूछ रहा है आवर्त की संख्या कितनी है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 7 आवर्त है, अभी ऊपर 18 वाला पढ़े थे, अब आ गया आवर्त, ऊपर ग्रुप हम लोग देख रहे थे, तो ऑप्शन ए। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, हम लोग समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, समूह की बात हो रहा है यहां पे देखिएगा, तो परमाणु आकार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, तो परमाणु साइज बढ़ता है, बिल्कुल सही
सही, ऑप्शन ए सही आंसर। याद करते चलिएगा, इतना याद करके जाएंगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। 67 नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इम्लिशकृत वसा का पाचन करता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इम्लिशकृत वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है सर? लाइपेज। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपको सही आंसर कर देना है। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है सामान्य प्रकुचन दाब। ये प्रश्न याद रखिएगा, लाइपेज जो है वही इम्लिशकृत वसा का पाचन करता है। सामान्य प्रकुचन रक्त दाब पूछ रहा है, सामान्य की बात हो रहा है, जैसे ही समान आएगा तो 120 कर देना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भाग में किसके द्वारा भेजा जाता है? अर्थात कि पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो पादप के अन्य भाग में अर्थात कि भोजन के वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आप प्रश्न को समझ चुके हैं तो कहिएगा फ्लोएम, और जल का वहन पूछेगा तो जाइलम। बिल्कुल सही, तो 69 का ऑप्शन भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को इसमें से प्रदर्शित करने वाला पौधा गुलाब है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 70 का सही आंसर करना है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? कालाजार बीमारी जो इसमें से किसके कारण होता है? ये भी प्रश्न बहुत वीवीआई है, याद रखिएगा। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालाजार लेशमानिया के द्वारा होता है। ऑप्शन बी, रटते चलिएगा, रटते चलिए, यहां से खूब प्रश्न आएगा सीधे सीधे। अगर 40 में 40 सही करना है तो आज के क्लास में जितना प्रश्न है रट जाइए। कह निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? एक लिंगी नहीं पूछ रहा है, द्विलिंगी पुष्प। तो यहां पे ध्यान से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो 72 का ऑप्शन ए पे दिया गया है। बिल्कुल सही, गुलाब। पपीता तो एक लिंगी है। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव में घ्राणग्राही स्थित है। तो मानव में घ्राणग्राही जो है ये नाक में, इसी से हम लोग कोई चीज सूंघते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 73 का सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होता है। काफी शानदार प्रश्न मैं देख रहा हूं, मिल रहा है। देखिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है सर? तो 74 का जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं ऑप्शन बी मेडुला के द्वारा। आपका आंसर काफी शानदार है। अंत तक आपको देखना है, क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए आंसर दीजिए। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं भी 73 लिख रहे हैं, 74 हम लोग बता दिया। मैं ऑप्शन बी मैं बता रहा हूं, आंसर याद करते चलिए, आंसर देते चलिए। आप तूफानी लाला इतना स्लो चलिएगा, कैसे काम चलेगा? जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है सर? तो पीयूष ग्रंथि से। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अनुवांशिकता का सिद्धांत पूछ रहा है, बउआ टाइप प्रश्न है। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी। तो सभी लोग मैं देख रहा हूं ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, मेंडल ने। काफी शानदार, इसलिए इसे अनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है सर? XX स्त्रियों में होता है, XY पुरुष में होता है। बिल्कुल सही। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है? जैव निम्नकरणीय, अनिम्नकरणीय नहीं है, जैव निम्नकरणीय कचरा। तो टिश्यू पेपर। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। प्रश्न अगर आप याद कर रहे हैं तो आप तो धुआं धुआं मचा कर आएंगे। फिर आ गया आहर पाइन। अभी मैंने ऊपर बताया आहर पाइन किस राज्य की जल संग्रहण की व्यवस्था है? बिहार। देखते देखते ऑप्शन डी आपको कमेंट कर देना है 79 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के प्रवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? तो 3R हम लोग पढ़ते हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। बिल्कुल सही, तो उपयुक्त सभी प्राकृतिक संसाधन के प्रवर्धन के लिए विकल्प है तो ऑप्शन डी। चलिए हम लोग दो सेट समाप्त किए हैं, एक में 88 दूसरा में 80। इतना प्रश्न आपके लिए काफी है। अगर मॉर्निंग में भी आप क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से लिख दीजिएगा कि हाँ सर मॉर्निंग में भी रिवीजन करा दीजिए, तो हम लोग मॉर्निंग में भी क्लास लाकर रिवीजन करा देंगे। तब तक के लिए सभी प्रश्न का बार बार रिवीजन करके रट कर जाइए। एग्जाम मैथ की तरह आपका इसका भी एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।